नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इससे पहले किसान प्रकोष्ठ की बैठक की थी और अब लालू प्रसाद यादव बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इसको लेकर के उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं कि जो पार्टी के सांसद हैं, विधान परिषद हैं, उनके साथ बैठक करने वाले, इसके साथ साथ एमएलए भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पार्टी के सभी 4 सांसदों के साथ सभी विधायक, विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में तेजस्वी की आभार यात्रा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। राबड़ी आवाज से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। आरजेडी में बैठकों का दौर जारी है। कभी तेजस्वी यादव तो अब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। कल यह बैठक जो है वो 10 सर्कुलर रोड, जहां की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, यहीं पे बैठक बुलाई गई है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने ये बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के सभी 4 सांसदों के अलावा सभी विधायक, सभी विधान पार्षद को बुलाया गया है। साथ ही साथ इस बैठक में पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको भी शामिल होने को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि इस बैठक में जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है वही नेतृत्व करेंगे। राबड़ी देवी भी उपस्थित होंगी और बड़ी बात ये भी है कि इस बैठक का उद्देश्य जो है तेजस्वी यादव जो निकलने वाले हैं वार यात्रा पे, उससे रिलेटेड इसमें बातें होंगी और साथ ही साथ कहें तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आरजेडी जो है वो पूरे तौर पे चुनाव मूड में आ गई है और इसकी तस्वीर जो है वो कल देखने को मिलेगी। पहली तस्वीर देखने को मिलेगी जब बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होगी और रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ जो आभार यात्रा तेजस्वी निकालने वाले हैं जिसकी शुरुआत समस्तीपुर से होनी है, तो उसमें जो है कैसे इस आभार यात्रा को सफल बनाना है, कैसे कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करना है, आम लोग जो है उनके बीच जब तेजस्वी जाएंगे तो कैसे उन तक जो है आम जो लोग हैं उन तक तेजस्वी की बातों को मजबूती से पहुंचानी है। तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी और आगामी चुनाव को लेकर के भी कह सकते हैं कि बड़े फैसले लिए जाने हैं और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है वो अहम ये निर्णय लेंगे। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में सियासत वाली यात्रा भी खूब होती है। आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव, लेकिन इस यात्रा पर तंज कसा है प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो कितनी दूर पैदल चल सकते हैं। उनकी जो यात्रा होगी 25 गाड़ियों का काफिला आगे होगा, 25 गाड़ियों का काफिला पीछे होगा और ऐसे ही वो यात्रा अपनी करते हैं। दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा को क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे, 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। अब देखिए, प्रशांत किशोर के बयान के बाद से आरजेडी ने पलटवार किया है और प्रशांत किशोर को ही नसीहत दे डाली है। बिहार की जनता श्री तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है। जनता शोर मचा रही है कि तेजस्वी सरकार बने, जिससे रोजगार मिले, जिससे लोगों का भलाई हो। लेकिन कुछ लोग शोर मचा रहे हैं राजनीति में तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला करके, तेजस्वी यादव जी पर बयान दे करके अपना मीडिया में खबर बनाए रखना चाहते हैं। इससे क्या होने वाला है? और जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अगर इतनी हैसियत है तो लोकसभा का चुनाव लड़ लेते। प्रशांत किशोर अब मुस्लिमों को लुभाने में लगे हैं और ऐसे में बड़े बड़े वो कार्यक्रम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं जहां अल्पसंख्यकों का जुटान भी हो रहा है और ऐसे में वो अल्पसंख्यकों को समझाते हुए नजर भी आ रहे हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है। पटना में अल्पसंख्यक सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने जनसुराज में मुसलमानों की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रशांत किशोर कुरान की आयत पढ़कर उसका मतलब समझाया। प्रशांत किशोर ने कहा, कुरान की आयत का पहला शब्द इकरा है। इकरा का मतलब है पढ़ो, लेकिन आज मुस्लिम वो कौम बन गया है जो सबसे अनपढ़ कौम है, इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज देश की संसद में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे मुस्लिम समुदाय खुद को असहज महसूस कर रहा है। पार्लियामेंट में सीएए एनआरसी का कानून बन गया।
पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवार उतारेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 25 लोगों की कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें 4 से 5 नेता मुस्लिम समुदाय से होंगे। आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह मशवरे का वक्त है। वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। MY समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे, लेकिन उस सारे समीकरण से आप भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। समाज के लोग उसको वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देता है। आप हमारे लिए, जन सुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। इधर जेडीयू के साथ साथ आरजेडी ने प्रशांत किशोर के मंशा पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ये इकट्ठा कर रहे हैं, ये बस अपने राजनीति फायदे के लिए कर रहे हैं। कि वो आकर के ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके कमिटमेंट पे सवाल खड़ा होगा। मैं प्रशांत किशोर जी की उन बातों की कोई हकीकत नहीं समझता जो आज मुसलमानों के बीच जाकर के वो कह रहे हैं, मुसलमानों को बुला करके वर्गला रहे हैं कि मैं आपके साथ सीए में हूं, मैं आपके साथ एनआरसी में हूं, मैं आपके साथ फला में हूं। उनको बताना चाहिए कि आज तक उन्होंने बिहार के या भारत के किसी भी कम्युनिटी के लिए क्या किया है। क्या कभी मुसलमानों के किसी इश्यू पर वो खड़े रहे हैं? सबसे पहले तो आप बताइए कि मुसलमानों के मुद्दे पर आपने कब कब बोला है, उसका रिकॉर्ड ला करके सामने रखिए। सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो, या यूसीसी का मामला हो, आपने आज तक अपनी जबान इन मुद्दों पर मुसलमानों के पक्ष में नहीं खोली। आप चुप्पी साधे रहते हैं और अब राजनीतिक हित साधने के लिए, मुसलमानों को बरगलाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर को करार दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस की विधायक है प्रतिमा दास, उन्होंने कहा कि महिला एजेंडे पर क्या सोच है प्रशांत किशोर की, वो भी बताना चाहिए। सर जी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानता है कि किसका बी टीम है जिस पे उनको बात रखनी चाहिए। अभी देश में जिस लगातार महिला सुरक्षा को लेकर के बातें हो रही हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं हर जगह। यूपी में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, पश्चिम बंगाल का ज्वलंत मुद्दा है, एक लेडी डॉक्टर को किस बर्बरता से और कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी तो महिलाओं की बात कर रहे हैं कि 40 महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे क्या है उनका एजेंडा। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली और झारखंड में कई अभ्यर्थियों की मौत, और इस मौत के बाद से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए कि आखिर ये मौत किस तरीके से हुए। बताया जा रहा है कि किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई तो किसी का ऑर्गन फेल्योर की बात कही जा रही है। तो बड़ा खुलासा बताया जा रहा है कि कुछ की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई है, कुछ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिलहाल इस मामले की और अधिक गहराई से
जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में हार्ट अटैक आया, ऑर्गन फेल हुए। भर में उत्पाद आरक्षी की दौड़ क्या मौत की दौड़ साबित हो रही है, ये सवाल आम लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं। यहीं पर दौड़ हुई है और लगातार अभी फिलहाल 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह दौड़ बंद कर दी गई है। लेकिन बता दें कि अभी तक इस दौड़ में दौड़ने के दौरान जो अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है उनमें से 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ज़्यादातर अभ्यर्थियों की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। कुछ की मौत जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दौड़ के दौरान डॉक्टर भी कहते हैं कि जो पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है तो हार्ट अटैक होने के दौरान या जब उस समय प्रक्रिया होती है तबीयत खराब होने की तो पसीना काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में समझ आइए कि जो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो दौड़ आपको 60 मिनट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्पाद आरक्षी की दौड़ क्या मौत की दौड़ साबित हो रही है, ये सवाल आम लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं। यहीं पर दौड़ हुई है और लगातार अभी फिलहाल 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह दौड़ बंद कर दी गई है। लेकिन बता दें कि अभी तक इस दौड़ में दौड़ने के दौरान जो अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है उनमें से 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ज़्यादातर अभ्यर्थियों की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। कुछ की मौत जो है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दौड़ के दौरान डॉक्टर भी कहते हैं कि जो पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है तो हार्ट अटैक होने के दौरान या जब उस समय प्रक्रिया होती है तबीयत खराब होने की तो पसीना काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में समझ आइए कि जो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो दौड़ आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगानी है। और ऐसे में आप समझ आइए कि उस दौड़ को पूरा करने के लिए जो अभ्यर्थी लगातार अपनी मेहनत करते हैं वो मेडिकली कितने फिट हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद खुद को परखने के बाद जब वो ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं तो वैसी हालत में उनका शरीर इस दौड़ के लिए कितना फिट है वो उस समय खुद को जज कर पाना मुश्किल होता है। और इसी वजह से दौड़ के दौरान उनकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वास्तव में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत दौड़ने के दौरान, चूँकि गर्मी है, तीखी धूप है और वैसी स्थिति में जो परेशानी सामने आ रही है, जब वो तबीयत खराब होती है तो वैसे में सीधे अस्पताल ले जाया जाता है और वहां जाकर के कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। लेकिन हम देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस बाकायदा लगाया गया है कि जब भी ऐसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी की तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो नर्सेज हैं, क्या यहाँ पर जैसे जो अभ्यर्थियों की दौड़ होती है तो एम्बुलेंस यहाँ पर रहती है? जी सर, एम्बुलेंस यहाँ रहती है। तो क्या जब किसी अभ्यर्थी की तबीयत खराब होती है तो आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं? हम लोग यहाँ पेशेंट का जो ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाता है तो हम लोग उसको सदर अस्पताल लेके जाते हैं और वहाँ उनकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है। तो अभी तक आप कितने पेशेंट को लेकर वहाँ तक गए हैं? लगभग हम लोग यहाँ तक पेशेंट ले गए होंगे 30 से ऊपर लेके गए हैं सर। कुछ पेशेंट को आपने भी देखा होगा कि उनकी स्थिति उस समय किस तरह की होगी? स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है सर, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उनकी दिमाग की स्थिति खराब हो जाती है दौड़ के समय में और उनका शरीर पूरा कमज़ोर हो जाता है सर। हो चुकी है। कुल मिलाकर दौड़ की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दौड़ की प्रक्रिया 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। और वैसे में ये देखने वाली बात होगी कि जब 3 दिनों के बाद दौड़ की प्रक्रिया जब पुनः शुरू होगी तो वैसे में क्या नियमावली में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जो वर्तमान नियमावली है उस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद से अब झारखंड सरकार ने भी सुध लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 3 दिन के लिए दौड़ को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ जब अभ्यर्थी दौड़ के लिए पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना हो, इसकी पूरी तैयारी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर फिलहाल 3 दिन के लिए इस दौड़ को स्थगित किया गया है। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि जब फिर से दौड़ शुरू होगी तो सुबह 9 बजे के बाद कोई दौड़ नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते का भी इंतजाम होगा। बता दें कि दौड़ते वक्त सैकड़ों अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक खराब हुई, कई बेहोश होकर गिर गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। 22 अगस्त से अलग अलग तारीख में राज्य के 7 केंद्रों पर
दौड़ की शुरुआत हुई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बहराइच से है, जहां पर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार भेड़िए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, अपना निवाला बना रहे हैं। और ऐसे में अब एक बड़ा जो आदेश है वो दे दिया गया है। बहराइच जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि भेड़ियों को आप गोली मार दें। भेड़ियों का आतंक थम नहीं रहा है और ऐसे में 6 साल की मासूम बच्ची को भेड़िया ने निशाना बनाया। 35 गांव के लोग आदमखोर भेड़ियों से परेशान हैं। अब आदमखोर भेड़ियों को गोली मार दी जाएगी। बता दें कि बीती रात भी करीब 12 बजे भेड़िए ने 6 साल की बच्ची को शिकार बनाया। बहराइच में इतने अधिकारियों की तैनाती के बाद भी भेड़िए के हमले ने गांव वालों को एक बार फिर से दहशत में डाल दिया है। इस हमले में बच्ची घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए CHC भेजा गया। तो देखिए, अब भेड़ियों को गोली मारने का आदेश दे दिया गया कि भेड़िया आपको जहां भी अगर दिखाई देते हैं आप उन्हें गोली मार दीजिए, क्योंकि पहले भेड़ियों को जहां पर देखा जाता था उनको कैद किया जाता था, लेकिन अब आतंक भेड़ियों का इतना बढ़ चुका है, लगातार लोगों की जाने जा रही है। और ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से सामने आया है। और देखिए, बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पर गोली कांड की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई है और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घात लगाए 8 से 10 की संख्या में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना मानगो के गौर बस्ती इलाके की है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उनकी बोलेरो गाड़ी को रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शक्तिनाथ सिंह की मौके पर मौत हो गई। इस घटना में मारपीट भी हुई, जिसमें उनका ड्राइवर और एक व्यक्ति घायल हुआ है। हत्या की वजह आपसी विवाद या जमीन का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बता दें कि 1 साल पहले शक्ति सिंह के भाई की भी देवघर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के रिकॉर्ड में अमरनाथ सिंह एक अपराधी था। कगार में सर, आदमी कगार में थे। अच्छा, घायल कितने लोग हुए? हम लोग घायल में तो एक जन का तो जान चल गया सर। अच्छा, एक मनोज बैठ जो है सर, वो कहाँ गया अभी तक पता नहीं। थाने में ईश्वर सिंह का हाथ है। ईश्वर सिंह एक रूम भाड़ा मांग रहा था, उसको नहीं दिया गया। इस चक्कर में विवाद किया, विवाद से नहीं सुलझा तो वो लोग ऑफिस से रिटर्न आ रहे थे, उसका ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला, है ना। उसके बाद ये लोग भागने की कोशिश किया तो कुछ लड़के को ईटा पत्थर से मारा, डंडा से मारा, घायल किया और शक्तिनाथ के ऊपर गोली चला के स्पॉट डेड, ठीक है। और उसके बाद वो भाग चुका। और कुछ लोगों के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और उन्हीं लोग की धरपकड़ में पुलिस लगी। उनके द्वारा एप्लीकेशन जब लिख के दी जाएगी तो उसमें मतलब कुछ जमीनी विवाद जैसा समझ में आ रहा है फिलहाल, तो उस पर बाकी फर्दर अनुसंधान होगा तो क्लियर।